अब कोई आदमी कैसे किसी औरत को सिंदूर दे सकता है? सिंदूर देने का अधिकार पति को होता है, और पति जब देता है जब पाणी ग्रहण संस्कार होता है, और पाणी ग्रहण संस्कार होता है जब समाज के सामने बैठकर कोई किसी व्यक्ति एक औरत को, एक लड़की को स्वीकार करता है अपनी पत्नी के रूप में। अब सिंदूर लेकर आरएसएस के लुच्चे लफंगे लोग जो है वो घर घर जाएंगे और कहेंगे लो जी सिंदूर लो। अब सिंदूर लेंगे तो कोई लगा भी देंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक लगा देंगे, तो बड़ा लफड़ा शुरू हो जाएगा। और बहुत सारे जो समलैंगिक लोग हैं वो कैसे उनको सिंदूर लगाएंगे, ये भी सोचने की बात है। और इन समलैंगिकों में जो लोग गंजे हैं उनको सिंदूर कैसे लगेगा, ये भी सोचने वाली बात है। तो एक बड़ा बखेड़ा जो है देश में सिंदूर को लेकर खड़ा होने वाला है। सिंदूर जो है हिंदुस्तान में पैदा नहीं होता आज के दिन, वो भी चीन से बनकर आता है। चीन से हम इंपोर्ट करते हैं, और चीन से इंपोर्ट करते हैं तो आप समझिए चीन के सामान से मोदी जी कल तक कह रहे थे कि हमें छोटी आंखों वाला गणेश नहीं चाहिए, हमें जो है जो दिवाली के जो तरह तरह के जो दीप हैं, तरह तरह की लाइटें हैं, वो वहाँ से मंगाते हैं। हम होली की जो पिचकारी है और रंग वहाँ से लेते हैं। तो सिंदूर हम लेकर कैसे जो चीन का सिंदूर है वो कैसे औरतों को दे सकते हैं? तो आप सोचिए कि ये लोग ना भारतीय संस्कृति को जानते हैं, ना भारतीय सभ्यता को जानते हैं, ना औरत और आदमी के रिश्ते को जानते हैं, ना सिंदूर की कीमत जानते हैं, ना सिंदूर लगाने का भाव जानते हैं। ये सिर्फ वोट के लुटेरे हैं और ये सोचते हैं कि हम सिंदूर की बात करके बहुत दूर की कोड़ी लाए हैं और अपने सारे सिन जो पाप हैं इनके वो दूर हो जाएंगे। तो इनका सिंदूर जो है मोदी जी का सिंदूर का मतलब है मेरे पाप जो 11 साल हुए हैं उन्हें आप दूर कर दो, और ये बन गया सिंदूर। और सिंदूर का ये जो पूरा कार्यक्रम है मोदी जी की देखरेख में चल रहा है, और मैं आपको डेट दे रहा हूं, ये 15 अप्रैल से चल रहा है और बिहार के चुनाव में इसकी पूर्णाहुति होगी। मोदी जी जो है फिल्म बनाने के बड़े शौकीन रहे हैं। बचपन से वो फिल्म बनाते हैं, कैमरा प्रेमी हैं, वो अपनी स्क्रिप्ट लिखते हैं, अपनी फिल्मों के खुद हीरो होते हैं, और वो ही मैन हैं। ही मैन इसलिए हैं क्योंकि वो समझते हैं कि मेरे अलावा कोई ऐसा छैल छबीला बांका आदमी नहीं है जो दुनिया के लोगों को मोहित कर सके। मोदी जी ने जब सिंदूर नाम सोचा था तो उसका डिस्कशन आप सोचेंगे किसके साथ किया? मोदी जी ने उस समय जो है इसका पूरा डिस्कशन जो है मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के साथ किया। और यही वजह है कि जैसे ही बैरसन में 26 लोग मरे, मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर की घोषणा की। जो रिलायंस कंपनी है उसने तुरंत जो है कहा कि हम इस नाम को कॉपीराइट लेना चाहते हैं। और ऑपरेशन सिंदूर का कॉपीराइट लेने के लिए मुकेश अंबानी और नीता अंबानी का एक ही मकसद था कि पूरे देश में 145 करोड़ लोग हैं और हम इनका एक तरह से जब कॉपीराइट ले लेंगे तो इस पर हम फिल्म बनाएंगे। जब ये ऑपरेशन सिंदूर फिल्म रिलीज होगी तो उसका जो एंड होगा उसमें बताया जाएगा वो राफेल कहाँ हैं। तो ये जो सस्पेंस है ये उस फिल्म की सक्सेस और उसकी लोकप्रियता के लिए ज़रूरी है। ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो गया है, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की पूर्णाहुति जो है मोदी जी आप ये मानकर चलिए बिहार चुनाव में करेंगे। और बिहार चुनाव में मोदी जी का ऑपरेशन सिंदूर इसलिए कामयाब होने की उम्मीद मोदी जी करते हैं क्योंकि बिहार में एक प्रथा है कि बिहार की औरतें जब भी अपने सौभाग्य और अपने पति के बारे में बताती हैं तो वो सिंदूर लगाती हैं, और सिंदूर यहाँ से लेकर वो नाक तक लगता है। मोदी जी जब भी बिहार जाते हैं, छठ के दर्शन करते हैं, तो उन्हें एक बात याद रहती है कि बिहार की औरतों को अपने सौभाग्य सूचक सिंदूर से बड़ा प्यार है। और इसलिए जब बिहार चुनाव की बात आई तो मोदी जी के दिमाग में एक ही चीज़ कौंधी कि कैसे इस सिंदूर की कीमत मुझे वसूलनी है। और सिंदूर की कीमत वसूलने के लिए मोदी जी ने बड़े शातिर तरीके से जब 22 अप्रैल 2025 को बैरसन में 26 लोगों की हत्या की गई, तभी उन्होंने सोच लिया था कि बेटा तेरे अंदर एक ही गुण है जो तूने अभी तक दुनिया को नहीं दिखाया है। मोदी जी जो है फिल्म बनाने के बड़े शौकीन रहे हैं। बचपन से वो फिल्म बनाते हैं, कैमरा प्रेमी हैं, वो अपनी स्क्रिप्ट लिखते हैं, अपनी फिल्मों के खुद हीरो होते हैं, और वो ही मैन हैं। ही मैन इसलिए हैं क्योंकि वो समझते हैं कि मेरे अलावा कोई ऐसा छैल छबीला बांका आदमी नहीं है जो दुनिया के लोगों को मोहित कर सके। अब आप कहेंगे कि ये ऑपरेशन सिंदूर की जो खोज है वो मोदी जी ने कैसे की। मैं आपको बताता हूँ, जो बम्बई में फिल्मकार होते हैं, दिल्ली के मंडी हाउस में जाएंगे वहाँ फिल्म वाले हैं, या भोपाल के कला भवन में आप जाएंगे, या जो शांति निकेतन है वहाँ जाएंगे, जहाँ भी जो भी लोग कला के पारखी हैं वो पहले एक नाम सोचते हैं, फिल्म का मोटिव सोचते हैं। अब मोटिव के साथ जो है वो सोचते हैं कि इस नाम के साथ मुझे क्या करना है। स्क्रीन प्ले, स्क्रिप्ट बाद में आती है, और जब नाम पहले आदमी सोच लेता है तो उसका काम क्या होता है, हिंदुस्तान में वो भागा भागा इम्पा के ऑफिस जाता है और अपनी फिल्म का जो नाम है वो रजिस्टर्ड करा लेता है। रजिस्टर्ड नामों की एक लंबी फेहरिस्त है। और इसीलिए मोदी जी ने जब सिंदूर नाम सोचा था तो उसका डिस्कशन आप सोचेंगे किसके साथ किया।
मोदी जी ने उस समय जो है इसका पूरा डिस्कशन जो है मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के साथ किया। और यही वजह है कि जैसे ही बैरसन में 26 लोग मरे, मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर की घोषणा की। जो रिलायंस कंपनी है उसने तुरंत जो है कहा कि हम इस नाम को कॉपीराइट लेना चाहते हैं। और ऑपरेशन सिंदूर का कॉपीराइट लेने के लिए मुकेश अंबानी और नीता अंबानी का एक ही मकसद था कि पूरे देश में 145 करोड़ लोग हैं और हम इनका एक तरह से जब कॉपीराइट ले लेंगे तो इस पर हम फिल्म बनाएंगे। फिल्म बनाने का शौक़ जो है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों को बहुत है। आप हर चीज़ में फिल्म देखेंगे। उड़ी पे एक फिल्म बनी जो कि पठानकोट हमले को लेकर थी। फिर आप जितनी भी फिल्में आप देखेंगे जो मोदी जी के राज में बनी हैं, कश्मीर फाइल्स, फिर गोदारा, फिर और दूसरी, तो ये फिल्म बनाने की प्रेरणा उनको इसलिए मिलती है क्योंकि किसी भी त्रासदी का कैसे फ़ायदा उठाकर नोट गिने जाएं, उसके लिए लोग ऐसी व्यवस्था करते हैं। अब ऑपरेशन सिंदूर के लिए मोदी जी इस नाम को लोगों की मेमोरी से विस्मृत नहीं होना देना चाहते। अब विस्मृत ना हो तो उसके लिए पहले तो उन्होंने अपना डायलॉग बोला। उससे पहले उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर हमने नाम दिया है कि हमें पाकिस्तान के टेरर कैंपों को ख़त्म करना है। पाकिस्तान के टेरर कैंपों को हमने ख़त्म कर दिया। हमारी जो मीडिया है उसने घोषित कर दिया था कि वो भारत की सेना के कराची पर हमला करने से पहले, लाहौर पे हमला करने से पहले, रावलपिंडी पर हमला करने से पहले, तो हमारी जो मीडिया है उसने पाकिस्तान के हर बड़े शहर पर कब्जा कर लिया, उसको नेस्ता नाबूद कर दिया, पाकिस्तान की जनता को और पाकिस्तान की सरकार को घुटनों पे ला दिया। और सबसे बड़ी बात है कि मोदी मीडिया ने पूरी दुनिया को एक तरफा ये बता दिया कि हमने जो है अपनी शर्तों पर पहले युद्ध किया और फिर अपनी शर्तों पे कहा कि हमने युद्ध विराम किया। अब ये जो ट्रम्प हैं वो बीच बीच में कूद जाते हैं। वो कहते हैं कि मैंने कहा कि भाई जो लेट अस कम हैव ए डील एंड लेट अस डू बिजनेस एंड वी विल नॉट डूइंग बिजनेस फॉर न्यूक्लियर मिसाइल्स, वी आर डूइंग बिजनेस ऑफ द थिंग्स यू आर मेकिंग ब्यूटिफुली। अब ये बात ट्रम्प जो है बार बार अंग्रेजी में बोलते हैं। हमारे यहाँ जो है भावनात्मक रूप से लोगों को जो सोच है वो इसका ट्रांसलेट नहीं करने देती। लेकिन उसके बाद भी उनके विदेश मंत्री हावर्ड लुटनिक ने वहाँ की एक अदालत में कहा है कि ट्रम्प महोदय ने भारत के युद्ध विराम को रुकाने के लिए पहल की और अपनी राष्ट्रपति की विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करके उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध को रुकवाकर करोड़ों लोगों को मौत के घाट उतरने से बचा लिया। अब या तो अमेरिका के जो वाणिज्य मंत्री हैं वो वहाँ की अदालत में झूठ बोल रहे हैं, या वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के ट्रम्प वो झूठ बोल रहे हैं, या ये बात हो सकती है कि हमारे जो सेना के जो यानी डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस हैं वो सही बोल रहे हैं। तो इन सब बात का घालमेल ऐसा हो गया है कि दुनिया में एक बहुत बड़ा स्मोक स्क्रीन क्रिएट हो गया है। दुनिया में पहला विश्व युद्ध भी हुआ, दुनिया में दूसरा विश्व युद्ध भी हुआ। दुनिया में आज तक अगर इतिहास देखें तो 30,000 युद्ध लड़े जा चुके हैं। लेकिन भारत और पाकिस्तान का ये जो युद्ध है वो ऐसा विचित्र युद्ध है जिसमें नहीं पता चल रहा। पाकिस्तान कहता है हमने इनके 6 राफेल गिरा दिए, 5 गिरा दिए, 3 गिरा दिए। हम कहते हैं कि हमारा एक भी राफेल नहीं गिरा, हमारे सारे जो सैनिक हैं और जो उसके उड़ाने वाले पायलट हैं वो सब सुरक्षित लौट आए हैं। लेकिन इस स्मोक स्क्रीन को ना राफेल कंपनी ठीक कर पा रही, ना कोई दूसरा मीडिया ठीक कर पा रहा। और अभी हमने शशि थरूर को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को समझाने के लिए भेजा था कि भाई तुम जो रोज़ उल्टी सीधी बात देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में बोलते हो वो गलत है। और शशि थरूर से भी जब ये सवाल किया गया कि क्या राफेल गिरे तो उन्होंने कहा कि ऐसी युद्ध की स्थिति में जो व्यवस्था है, जो असंतुलन है, जो चीज़ें हैं, जो जानकारियां छनकर आ रही हैं उनमें बहुत अस्पष्टता है और हम नहीं कह सकते कि वास्तव में क्या हुआ है। तो आप समझिए कि एक जहाज़ जो है अगर आज की दुनिया में यानी जिसे हम कहते हैं 21वीं शताब्दी में, हम 2025 में हैं जब पूरी दुनिया में इस समय 9,000 सैटेलाइट आसमान में अंतरिक्ष में उड़ रहे हैं, हर आदमी के पास हर चीज़ की खबर होती है, लेकिन एक बहुत बड़ा राफेल वो गायब हो गया। जबकि बात यह है कि अगर आपको आज की दुनिया की वैज्ञानिक सच्चाई के युग में
अगर एक भूस भरा ट्रक हो और उसमें से सुई ढूंढनी हो तो आप ढूंढ सकते हैं। एक कण बराबर कोई चीज़ गायब हो जाए उसे ढूंढ सकते हैं। तो ये ना ढूंढ पाना जो है एक तरह से मोदी जी की चतुराई है। और वो आपको मैं बता दूं, जब ये ऑपरेशन सिंदूर फिल्म रिलीज़ होगी तो उसका जो एंड होगा उसमें बताया जाएगा वो राफेल कहाँ हैं। तो ये जो सस्पेंस है ये उस फिल्म की सक्सेस और उसकी लोकप्रियता के लिए ज़रूरी है, और इसीलिए नहीं बताया जा रहा कि ये क्यों है। अब नया जो शगुफा है, मैं इसे शगुफा कहूँगा, क्योंकि शहीदों ने अपने जान दी, अपनी कुर्बानी दी। हमारी एयरफोर्स, हमारी थल सेना, हमारी वायु सेना, उसके जवानों ने दिन रात अपनी जान की बाजी लगाकर देश की, भारत माता के आन बान शान को बचाने के लिए काम किया। अब हो ये रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मोदी जी रोड शो कर रहे हैं, और रोड शो वो कहाँ करेंगे, कभी बड़ौदा में चले जाते हैं, अब वो विक्रमगंज में जाकर कल करेंगे, आज वो फिर जो है बिहार में हैं। तो मोदी जी रोड शो कर करके लोगों को क्या बताते हैं, वो कहते हैं कि सारे लोगों को जिन्होंने इस युद्ध में आहुति दी है उनको आकर मोदी जी के चरणों में नतमस्तक होना चाहिए। मोदी जी 2 दिन पहले बड़ौदा गए और वहाँ पर उन्होंने सोफिया कुरैशी के घर वालों को कलेक्टर के माध्यम से बुलाया कि तुम यहाँ पर आकर मोदी जी का जो रोड शो करोगे, मोदी जी के ऊपर गुलाब की पंखुड़ियाँ फेंकोगे। तो आप समझिए कि एक कर्नल को बुलाकर जिसने एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई है, जिसका नाम पूरी दुनिया में चर्चित है, ब्रह्मांड में वो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, सब लोग जानते हैं कि सोफिया कुरैशी कर्नल कौन है, उसको मोदी जी ने अपने रोड शो के लिए इस्तेमाल किया। तो आप समझिए कैप्टन अभिनंदन का इस्तेमाल भी इसी तरह मोदी जी ने पुलवामा के बाद किया था। जो कैप्टन अभिनंदन है वो एक हवाई जहाज उड़ाते हुए पाकिस्तान में अपनी जहाज़ के गिरने की स्थिति में अपनी छतरी से वो नीचे कूद गए थे, और उन्होंने पूरा बयान दिया था कि जब वो गिरे उनको चोट लग गई थी, उनके पास एक पिस्टल थी, पिस्टल से वो अपनी जान की रक्षा कर सकते थे, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा थी तो उन्होंने गोली नहीं चलाई। तभी वहाँ की सेना के 2 जवान आए, उन्होंने उनको पकड़ा और उनको पकड़कर उनकी मलहम पट्टी की, फिर उनको अस्पताल ले गए और उनको बचाया। उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान के सैनिकों की इस कार्रवाई की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। और तब गोदी मीडिया ने कैप्टन अभिनंदन को खूब गालियाँ दी, और कैप्टन अभिनंदन के नाम पर, पायलट अभिनंदन के नाम पर ज़बरदस्ती मोदी जी ने फ़ोटो लगाकर वोट मांगे। अब सोफिया कुरैशी के नाम पर मोदी जी वोट मांगते, लेकिन उनको इसलिए उन्होंने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उनकी पार्टी के लोग, उनकी पार्टी के बड़े बड़े लोग जिनमें उप मुख्यमंत्री भी हैं, मंत्री भी हैं, वो कहते हैं कि ये एक मुसलमान औरत है, आतंकवादियों की बहन है, तो वो उस पर वोट नहीं मांग सकते। अब मोदी जी जो है कानपुर भी जाएंगे, कानपुर में जो वहाँ पर शहीदों के परिवार हैं, अब बहुत सारे भाजपा के लोग कहते हैं कि इनको शहीद क्यों कहा जाए, जो लोग गोलीबारी में मारे गए। तो इनके ही जो हरियाणा के एक मंत्री, हरियाणा के एक सांसद हैं जिनका नाम है रामचंद्र जाट, वो कहते हैं कि भाई इनको जो है औरतों को जब गोलियां चल रही थी तब इन्हें आगे आकर जो है उनके ऊपर विरोध करना चाहिए था, ये वीरांगना होनी चाहिए थी। तो उन्होंने उनको एक तरह से लानत बनात भेजी है कि तुमने अपने पतियों को नहीं बचाया, जबकि सबसे बड़ी बात है कि सुरक्षा चूक हुई थी। सुरक्षा चूक का प्रमाण जो है रामचंद्र जाट, जो कि सीआरपीएफ का एक जवान है, उसको पकड़ कर हुआ है। 16 तारीख तक सीआरपीएफ की जो टुकड़ी थी वो बैरसन घाटी में थी और उसके बाद उसको हटा लिया गया। तो आप समझिए 17 तारीख से लेकर 22 तारीख तक, जब तक ये घटना अप्रैल में हुई, तब तक बैरसन में कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी, कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, कोई और तरह के उपकरण नहीं थे जिससे पता चले कि वहाँ क्या हो सकता है तो क्या होना चाहिए। अब इसमें जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी है उनके बीच में एक द्वंद्व तो चल रहा है, लेकिन इन लोगों ने कहा है कि अब हम 30 जून से घर घर जाकर औरतों को सिंदूर बांटेंगे। भारतीय जनता पार्टी का आपको याद होगा जब गुजरात में सरदार पटेल की प्रतिमा बननी थी, तब मोदी जी ने कहा था कि हमें जो है घर घर जाकर लोगों से लोहा लेना है, पुराना लोहा दो, हल्का लोहा दो, फावड़े का लोहा दो, ताकि उसका इस्तेमाल करके हम अपने लोकप्रिय नेता सरदार पटेल की प्रतिमा बनाएंगे।
प्रतिमा जरूर बनी, वो चाइना से बनकर आई और उसमें ये लोहा गायब हो गया, कहाँ गया ये मैं नहीं कह सकता, ये एक खोज का विषय है। इसी तरह जब हमने देखा कि जब हमारे यहाँ इस साल कुंभ का मेला हो रहा था, तब घर घर जाकर लोगों से कहा आप थाली दो, प्लेट दो, चम्मच दो, गिलास दो, ताकि हम 1 करोड़ लोगों को भोजन कराएंगे। राम मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर भी यही किया गया, घर घर जाकर हम चावल बांटेंगे और चावल बांटकर ये कहेंगे हम आपको निमंत्रण दे रहे हैं राम मंदिर आने का। और जब निमंत्रण दिया तो वो ऐसा दिया कि लोगों का अयोध्या में घुसना भी बंद कर दिया, उसे छावनी में बना दिया। अब घर घर जाकर सिंदूर बांटने में आप एक विचित्र दृश्य की कल्पना करें। अगर सिंदूर फिल्म बने तो उसका पहला सीन ये होगा कि मोदी जी जाकर जसोदा बहन को वडनगर में कहेंगे ले मैं माँ तेरे पास दोबारा सिंदूर देने आया हूँ। तो ये कौन सा दृश्य होगा? ये वो दृश्य होगा जब गौतम बुद्ध दीक्षा और ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपनी पत्नी यशोदा के पास गए थे और यशोदा के पास जाकर उन्होंने कहा था कि मैं भिक्षा मांगने आया हूँ। अब मोदी जी चूँकि गौतम बुद्ध से बड़े हैं तो वो भिक्षा मांगने नहीं जा रहे, वो उसको सिंदूर बांटने जा रहे हैं कि जो तेरा सिंदूर मैं तेरे को 1968 में लगा के गया था, अब मैं 2025 में लगाने आया हूँ। अब मकसद है कि वोट दो। अब कोई आदमी कैसे किसी औरत को सिंदूर दे सकता है? सिंदूर देने का अधिकार पति को होता है और पति जब देखता है जब पाणी ग्रहण संस्कार होता है, और पाणी ग्रहण संस्कार होता है जो समाज के सामने बैठकर कोई किसी व्यक्ति एक औरत को, एक लड़की को स्वीकार करता है अपनी पत्नी के रूप में। अब सिंदूर लेकर आरएसएस के लुच्चे लफंगे लोग जो है वो घर घर जाएंगे और कहेंगे लो जी सिंदूर लो। अब सिंदूर लेंगे तो कोई लगा भी देंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक लगा देंगे, तो बड़ा लफड़ा शुरू हो जाएगा। और बहुत सारे जो समलैंगिक लोग हैं वो कैसे उनको सिंदूर लगाएंगे, ये भी सोचने की बात है। और इन समलैंगिकों में जो लोग गंजे हैं उनको सिंदूर कैसे लगेगा, ये भी सोचने वाली बात है। तो एक बड़ा बखेड़ा जो है देश में सिंदूर को लेकर खड़ा होने वाला है। सिंदूर जो है हिंदुस्तान में पैदा नहीं होता आज के दिन, वो भी चीन से बनकर आता है। चीन से हम इंपोर्ट करते हैं और चीन से इंपोर्ट करते हैं तो आप समझिए चीन के सामान से मोदी जी कल तक कह रहे थे कि हमें छोटी आंखों वाला गणेश नहीं चाहिए, हमें जो है जो दिवाली के जो तरह तरह के जो दीप हैं, तरह तरह की लाइटें हैं वो हम वहाँ से मंगाते हैं, हम होली की जो पिचकारी और रंग वहाँ से लेते हैं। तो सिंदूर हम लेकर कैसे जो चीन का सिंदूर है वो कैसे औरतों को दे सकते हैं? तो आप सोचिए कि ये लोग ना भारतीय संस्कृति को जानते हैं, ना भारतीय सभ्यता को जानते हैं, ना औरत और आदमी के रिश्ते को जानते हैं, न सिंदूर की कीमत जानते हैं, न सिंदूर लगाने का भाव जानते हैं। ये सिर्फ वोट के लुटेरे हैं और ये सोचते हैं कि हम सिंदूर की बात करके बहुत दूर की कौड़ी लाए हैं और अपने सारे सिन जो पाप हैं इनके वो दूर हो जाएंगे। तो इनका सिंदूर जो है मोदी जी का सिंदूर का मतलब है मेरे पाप जो 11 साल हुए हैं उन्हें आप दूर कर दो, और ये बन गया सिंदूर। और सिंदूर का ये जो पूरा कार्यक्रम है मोदी जी की देखरेख में चल रहा है। और मैं आपको डेट दे रहा हूँ, ये 15 अप्रैल से चल रहा है और बिहार के चुनाव में इसकी पूर्णाहुति होगी। इसके भीतर का जो असली मर्म और जो मैं लॉजिक दे रहा हूँ वो अगर आपके दिमाग में आ जाए तो आप बता देंगे कि ये सिंदूर का सारा लफड़ा क्या है। धन्यवाद।